क्लास 10th की जो कॉपीज चेक होती है ना, उसको लेकर बच्चों को अपने बहुत सारे सवाल होते हैं। और आज ऐसी चीजें आपको पता पड़ने वाली बच्चों, जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। कैसे जिनके टॉप नंबर आते हैं, चाहे आप 99.4% की स्टूडेंट ले लो, 99.2 ले लो, 99 ले लो, और इतने सारे 95% प्लस वाले बच्चों का एक्चुअल पर्सनल एक्सपीरियंस से एनालिसिस और उनकी पैटर्न और उनकी पढ़ाई का लेवल और सब देखते हुए आपको कुछ चीजें बच्चों आज डिस्कस करने के लिए बताने वाला हूँ। बोर्ड सर पे आ गए हैं, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो होती है भाई, टीचर का रोल कितना होता है मार्क्स देने में। सर टीचर तो मार्क्स देता ही है, मतलब सर इजी मार्किंग होती है कि हार्ड मार्किंग होती है, पार्शियल मार्किंग भी होती है कि नहीं होती है, या क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो गया तो 0 नंबर मिलेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों के बीच में। सर मार्क्स इंक्रीज करने कुछ हैक्स बता दो। आंसर नहीं पता हो तो भी क्या मैं मार्क्स कमा सकता हूं क्या? ये आज डिस्कस करने वाले हैं। और आपको टॉपर्स की एक्चुअल आंसर की, वो कैसे लिखा था उन्होंने, वो आपको बताने वाला हूं बच्चों। देखो यार, सबसे बड़ी बात तो ज्ञान होता है ना। हमें ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन अब एग्जाम सर पे आ गए हैं, हमें समाज जो है मार्क्स से इवेल्युएट करता है, अंडरस्टैंड दैट। तो मार्क्स लाना भी भैया जरूरी है, और ज्ञान है तो मार्क्स क्यों नहीं लाएं? मार्क्स तो लाने ही चाहिए हमको डेफिनेटली, उससे हमारे इवैल्यूएशन होता है, ठीक है ना। पर पढ़ाई हमेशा ध्यान रखना। आगे के लिए बता रहा हूं बच्चों, आप 11th में जेई की करोगे, नीट की करोगे, कॉमर्स लोगे, ह्यूमैनिटीज लोगे, जो भी आप करोगे, आगे चल के तो ज्ञान के लिए ही पढ़ाई आपको सक्सेसफुल बनाएगी। लेकिन आज बात करते हैं मार्क्स बढ़ाने की प्लस प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यार ये लोग कैसे प्रेजेंटेशन करते थे, कैसे क्या होता है ना। देखो सबसे पहले तो अगर हम सीबीएसई की बात करें तो हर बोर्ड की जैसे मार्किंग स्कीम होती है। मैंने सीबीएसई की कुछ मार्किंग स्कीम बताई है। तो आपको जैसे इंग्लिश का एक है लेटर टू टूरिज्म डिपार्टमेंट में, ये समझना है पहले कि यार किस चीज के कितने नंबर हमको दिए जाते हैं। तो देखो फॉर्मेट के कुछ नंबर है, जैसे देखो फॉर्मेट का 1 नंबर है, आपने किस फॉर्मेट में चीजें लिखी है, क्या कंटेंट लिख रहे हो उसमें आप एक्चुअल कंटेंट रिलेवेंट है कि नहीं है, उसके 3 नंबर है। ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो, उसके 2 नंबर है। और एक्यूरेसी, कोई स्पेलिंग नहीं है, पंक्चुएशन, ग्रामर वगैरह नहीं, उसका 1 नंबर है। इस तरह से इसमें नंबर है, इस तरह से सब में नंबर बांटे जाते हैं। आर्टिकल राइटिंग में इस तरह से नंबर बांटे जाते हैं। फॉर्मेट के 1 नंबर है, कंटेंट के 4 नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन के 2 नंबर है, एक्यूरेसी का 1 नंबर है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो आप जैसे इंग्लिश के पेपर की बात करें तो भाई उसमें आप ऐसे लिखना कि भाई आपको हर चीज का आप ध्यान रख पाओ। अब अगर अपन बात करें कि अब सोशल साइंस की बात करते हैं, देखो अब आपको मुझे कौन सी लाइन लिखनी है, 2 नंबर का सवाल आया। अब जो बोर्ड टीचर्स को, देखो टीचर्स के हाथ में ना इतना रहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने वो 2 पॉइंट लिखे तो ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। बात समझना, एक सैंपल देखते हैं अपन। जैसे ये सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल है, इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं। तो टीचर्स को जो गाइडेंस मिलती है ना, वो ऐसी मिलती है कि यार ये लिख दिया, ये लिख दिया, इस पॉइंट को मेंशन कर दिया, इस पॉइंट को कर दिया, या एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, इनमें से एनी 2 पॉइंट्स अगर बच्चे ने लिख दिए तो उसको पूरे 2 नंबर दे देना। कोशिश करके एनसीईआरटी की लाइन को ही आप लिखना, अगर आपको याद रह जाए, या उससे रिलेवेंट ही लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये फॉलो किया जाता है। एसएसटी की बात करें, साइंस की बात करें, पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करें, तो एनसीईआरटी इज द मेन बुक। और आपको खुद की लैंग्वेज में लिखना है, उसमें नंबर जनरली नहीं कटते हैं भाई, बस वो कंटेंट सही होना चाहिए। तो 2 पॉइंट 2 नंबर में आपको लिखने हैं। तो जब आपको आंसर में आता है ना, ये पेपर प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, तो आप उसको पॉइंट्स में लिखना। 2 नंबर का सवाल है, 2 पॉइंट लिखना, 3 नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट लिखना, अगर आप उसमें पॉइंट्स लिख सकते हो तो, ठीक है। पॉइंट्स कब नहीं लिखने हैं वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो टीचर्स के हाथ में मार्क्स देने के लिए पूरी गाइडलाइन होती है, इनमें से कुछ भी मिल गया, रेलेवेंट पॉइंट मिल गया, तो मार्क्स दिए जाने चाहिए, ठीक है। अब जैसे बात करें पार्शियल मार्किंग की, कि सर पार्शियल मार्क होते ही नहीं होते, सर स्टेप मार्किंग होती नहीं होती, मेरा आंसर गलत हो जाए तो क्या मुझे मार्क मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो यार मिलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पार्शियल मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव पेपर में। जब आप जेईई नीट की तैयारी करोगे ना, ऑब्जेक्टिव पेपर का एक नुकसान ये होता है कि आपने सब कुछ सही किया लेकिन लास्ट में आंसर गलत आ गया ना, तो पूरे माइनस में नंबर मिलते हैं वहां तो आपको। लेकिन यार बोर्ड की एक बड़ी अच्छी बात है कि पार्शियल मार्क मिलते हैं। तो देखो अगर आपके पास में 3 नंबर का या 5 नंबर का एक सवाल है, एक सैंपल सवाल है, तो हर चीज के नंबर गिवन है कि यार ये स्टेप लिखी तो 1 नंबर इस स्टेप का मिलेगा, ये चीज लिखी 1 नंबर इस स्टेप का मिलेगा। साइंस की बात करें, डायग्राम बनाया तो 1 नंबर इस बात का मिलेगा। मतलब सब स्टेप्स में मार्किंग होते हैं। तो आपने मान लो लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो पूरे नंबर नहीं कटेंगे,
ये ध्यान रखना, स्टेप मार्किंग होती है बड़े सवालों में। तो अब अगर अपन बात करें, देखो अब जैसे डायग्राम की बात है तो देखो यहाँ पर डायग्राम का एक नंबर है पूरा, आपने उसको समझ के डायग्राम ढंग से बनाया नहीं बनाया लैंग्वेज को समझ के, और फिर उसके कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन का आधा नंबर, और फिर जो आपने कैलकुलेट करा उसका आधा नंबर। तो भाई डायरेक्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, रफ में कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नंबर कट जाएंगे आपके। तो डायग्राम बनाना जहां आप कोशिश करके बना सकते हो। तो अब बात करें प्रेजेंटेशन की। भाई साहब प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप, ऐसा बोला जाता है भाई पेपर चेकर को आप जितना कम परेशान करोगे ना उतना बढ़िया वो नंबर मिलेगा, उतने बढ़िया ढंग से वो नंबर देंगे आपको, ठीक है ना। सर तो बिना परेशान करे सर पूरा ही खाली छोड़ देंगे पेपर, ऑब्वियसली नॉट यार। मतलब इसमें आप अटेम्प्ट की सीक्वेंस का ध्यान रखना, रैंडम अटेम्प्ट मत करना यार। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, फिर 5 कर लिया, फिर 8 कर लिया, फिर 7 कर लिया, नहीं, उससे एग्जामिनर को बड़ा तकलीफ होती है भाई, कौन से सवाल करें कौन से नहीं करें। लाइन से करना, आप 1 2 3 4 कर रहे हो या रिवर्स में कर रहे हो तो फिर रिवर्स में करना, जैसे भी आप करना चाहो आप एक सीक्वेंस फॉलो करना, ये रिकमेंडेड है। सर हम रफ वर्क कहां पे करें? अब देखो आपको जैसे टॉपर की कुछ कॉपीज भी बताता हूं, इसमें अभी बताऊंगा। रफ वर्क जो है काफी सारे बच्चे से साइड में लाइन खींच के यहां भी करते हैं, कॉपी होती है उसमें रफ वर्क साइड में भी करते हैं। साइड में लाइन अगर आप खींच रहे हो तो वहां पर रफ वर्क लिख देना। भाई आपने यहां पर अगर लाइन में लिख दिया कि भाई आपका एक जो पेज है कि भाई साहब हम जो है रफ वर्क यहाँ पर कर रहे हैं, आपकी आंसर शीट है, आपने रफ वर्क यहाँ, मैथ्स में जैसे रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी, साइंस में रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन कर देना रफ वर्क। लेकिन मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, आप अगर पीछे ही पीछे वाले पेज पे रफ वर्क करें तो वो बेटर होगा, वहां उस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना रफ, और वहां फिर आप कुछ भी करो वो एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। तो आप अगर साइड में करना चाहें साइड में कर सकते हैं, और आप अगर लास्ट पेज पे करना चाहें लास्ट पेज पे भी सारा रफ वर्क कर सकते हैं, वहां पर मेंशन कर देना रफ वर्क है। पर सीक्वेंस मेंटेन करना, जो आप क्वेश्चन नंबर लिखो, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा उसको बॉक्स में कर देना। मेरे साथ पता है मैथ्स के पेपर में सेम चीज हुई थी, मेरे को एनके सर को गिफ्ट देना तो 100 में से 100 लाऊंगा, पता है मैं उल्टे ऑर्डर में चलता था। क्वेश्चन नंबर 8 करा, एक अभी भी याद है मेरे को यार, वो एक सवाल मिल गया था एक चैप्टर का, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो अभी करके आया हूं, एक के बाद एक सेम चैप्टर के सवाल आ गए थे, मैंने 7 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया। घर आके इतना दुख हुआ भाई साहब, और 3 नंबर कट के 97 ही आए, 100 में से तो आए नहीं मैथ्स में। वो मेरा था यार, बट गया यार, ये गलती आप मत करना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। तो क्वेश्चन पेपर में, मैं अपनी गलती से आपको बता रहा हूं भैया, क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आप टिक जरूर करना। मैंने मैथ्स पेपर में टिक नहीं किया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया तो छूट ही गया वो। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लो तो क्वेश्चन पेपर में टिक जरूर लगाना, और लास्ट में टैली करना, कहीं कोई छोड़ तो नहीं दिया आपने। और आंसर शीट में जो आप क्वेश्चन लिखो उसको बॉक्स में कर देना, आंसर आए आंसर को बॉक्स में कर देना। अभी एक्चुअल टॉपर की आंसर की अपन डिस्कस करेंगे कैसी होती है कैसी दिखती है। और नीट वर्क थोड़ा यार आराम आराम से लिखना, मतलब हैंड राइटिंग तो जैसी आपकी वैसी होगी ही सही, पर आप उसमें मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी जितनी रख सको ना उतनी क्लैरिटी रखना। अब जैसे टॉपर की एक्चुअल आंसर की, ये आपके पास भी सोर्स होते हैं, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे देख सकते हो इसको, है ना। अब देखो सेक्शन ने मेंशन कर दिया, सेक्शन जरूर मेंशन करना, और देखो 1 2 3 ऐसे करते हुए लाइन से सवाल हैं जो सॉल्व करे जा रहे हैं। अब साइंस का एक बात करता हूं न्यूमेरिकल के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 21, अब गिवन क्या था वो लिख दिया, टू फाइंड ये लिख दिया, ठीक है ना, टू फाइंड में लिख दिया, फिर फॉर्मूला लिख दिया, देखो फॉर्मूला पे टिक पे, फॉर्मूले लिखने के भी नंबर होते हैं, फिर सॉल्व करा, यहीं पर ही कैलकुलेशन कर ली, v = +30। अब इसको लैंग्वेज में भी लिख दिया कि भाई इमेज कहां बनी है, +30 में पर छोड़ना, इसने लिखा है देखो इस बच्चे ने, पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय मिरर +30 ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, तो ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर क्लैरिटी के साथ में ये भी मेंशन कर देना। तो देखो क्लीन वर्क है, नीट वर्क है, सीक्वेंस में वर्क है। अब सर एक बात आती है कि मान लो अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करें, पूरा छोड़ दें क्या? नहीं, उसको पूरा मत छोड़ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, वहां पर ही मान लो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेना, और उस सवाल के आसपास की जो चीजें हैं उनको आप लिख लेना है उस चैप्टर में से,
और उसको पैराग्राफ में लिखना, उसको पॉइंट में मत लिखना। पॉइंट में आपको उतनी क्लैरिटी आप दे नहीं पाओगे क्योंकि आपको सवाल आ नहीं रहा है। पैराग्राफ में उसको नोट कर लेना, ताकि देखो छोड़ोगे तो वैसे भी 0 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर अगर आपने छोड़ ही दिया तो कुछ नहीं कर सकता। देखो कई बार किसी पेपर में होता है हम पासिंग मार्क्स के आसपास फंस जाते हैं, तो उसमें यार आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं कई बार अगर आपने कुछ लिखा है तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन एम्प्टी। छोड़ना मत किसी भी सवाल को खाली एकदम। अब 1 वर्ड आंसर है, ऑब्जेक्टिव आंसर है, आपको उसमें से नहीं आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉन नेगेटिव मार्किंग हो, आपको सवाल नहीं आ रहा हो तो भी ऑब्जेक्टिव पेपर अगर ऑप्शन वाले सवाल आ गए तो भाई उसमें ऑप्शन तो मार्क करके आना, नॉन नेगेटिव हो तो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअल जब पेपर आएगा हकीकत उसके अंदर ही पता चलेगी अपने को, ठीक है ना। मार्किंग स्कीम ढंग से पढ़ लेना। आप यार मचा के आओगे, फोड़ के आओगे। पूरे टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। विश यू ऑल द बेस्ट और अपने ऊपर भरोसा रख के जाना। यू विल रॉक। ऑल द बेस्ट।